जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैकेनिक्स का ये पार्ट 6 लेके आए हैं। इसके पहले ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया है आपको। साइकिल के पिछले पहिए का घर्षण बल की दिशा आगे की ओर तथा आगे वाले पहिए पर घर्षण बल की दिशा पीछे की ओर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग साइकिल तो चलाए होंगे, साइकिल या मोटरसाइकिल, तो उसमें ध्यान दो जरा। साइकिल का जो पीछे वाला पहिया होता है, ध्यान से समझो, जो साइकिल का पिछला पहिया होता है, जो उसके घर्षण बल की दिशा होती है वो होती है आगे की ओर, और जो आगे वाला पहिया होता है उसके घर्षण बल की दिशा होती है पीछे की ओर। तो यानी आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसमें कंडीशन अपोजिट होती है। कंडीशन कैसी होती है? अपोजिट, यानी जो पिछला पहिया है उसमें घर्षण बल की दिशा आगे की ओर होती है, और जो अगला पहिया है उसमें घर्षण बल की दिशा पीछे की ओर होती है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक, अब समझते हैं दूसरा। दूसरा लिखा है, किसी संपर्क तल पे रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब, जो आपका घर्षण बल होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि संपर्क क्षेत्रफल का मान बढ़ा दिया जाए तो उसके घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई लिख देता है बढ़ जाएगा, कोई लिख देता है घट जाएगा, कोई लिख देगा समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ध्यान क्या देना है आपको कि उसका संपर्क क्षेत्रफल, इस पर ध्यान दो, संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर ही नहीं करता है। कहने का मतलब, क्षेत्रफल को आप चाहे बढ़ाओ और चाहे क्षेत्रफल को घटाओ, दोनों ही कंडीशन में घर्षण बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घर्षण बल उतना ही रहेगा। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। कहने का मतलब, संपर्क क्षेत्रफल पर घर्षण बल निर्भर नहीं करता। और यही कारण है कि हम लोग साइकिल में ब्रेक के जो गुटके होते हैं वो छोटे छोटे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, कुछ लोगों के मन में विचार आ सकता है कि बड़े गुटके लगाए जाए तो ब्रेक जल्दी लग जाएगी। नहीं लगेगी, इसी वजह से, क्योंकि घर्षण बल जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। आई होप आप दूसरा भी पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट लिखा है, घर्षण गुणांक संपर्क तल के ताप तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है। अब ध्यान से समझो, यानी कहने का अर्थ ये है कि संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। जो दूसरा पॉइंट क्या बताया हमने, दूसरे पॉइंट में लिखा है कि संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन उसके ताप पर और आर्द्रता पर निर्भर करता है। कौन? घर्षण गुणांक। क्लियर हुआ कि ना? अब देखो, जो घर्षण गुणांक का भी मतलब समझो, जिसको हम लोग कहते हैं म्यू। कल फार्मूला पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने। म्यू बराबर क्या होता है? टेन थीटा। तो म्यू बराबर टेन थीटा, ये होता है घर्षण गुणांक का फार्मूला। ठीक, तो जो घर्षण गुणांक होता है वो ताप तथा आर्द्रता पर निर्भर करता है, लेकिन जो घर्षण बल होता है वो संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। दोनों में अंतर है, ध्यान से समझो। ये लिखा है घर्षण गुणांक और ये वाला लिखा है आपका घर्षण बल। घर्षण बल अलग चीज होती है, घर्षण गुणांक अलग चीज होती है। ठीक, आई होप आप तीसरा भी पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा लिखा है, घर्षणहीन क्षैतिज तल से हम कूद नहीं सकते, क्योंकि घर्षणहीन तल अभिलंब प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। यानी कोई यदि तल आपको ऐसा मिल जाए जो घर्षणहीन हो, अर्थात जिस पर घर्षण ना हो, तो वहां से हम लोग कूद नहीं सकते। जैसे चिकनी बर्फ है, तो चिकनी बर्फ पर आपने देखा होगा, अचानक दौड़कर दूर कूदना चाहे तो आप नहीं कूद सकते हो, फिसल जाओगे। समझ गए ना? यानी कूदने के लिए घर्षण होना बहुत जरूरी है। अगर कोई घर्षणहीन सतह है तो अभिलंब प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता है वो, इस वजह से हम वहां से कूद नहीं सकते। ठीक, तो ये हो गया इसका चौथा पॉइंट। आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट लिखा है, साइकिल में छोटे ब्रेक बड़े की अपेक्षा समान प्रभावी होते हैं, क्योंकि घर्षण बल संपर्क तल के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। देखो, वही पॉइंट आ गया जो आपको हमने अभी ऊपर मौखिक रूप में समझाया था कि जो साइकिल के गुटके हैं वो बड़े की अपेक्षा छोटे लगाए जाते हैं। क्या लिखा? साइकिल में छोटे ब्रेक बड़े की अपेक्षा समान प्रभावी होते हैं, क्योंकि जो घर्षण बल है आपका वो संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब, वो संपर्क क्षेत्रफल पर जब निर्भर ही नहीं करता है तो आपको बड़े गुटके लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया इसका पांचवा पॉइंट। अब देखते हैं अगला छठा पॉइंट लिखा है, आवृत्ति का मात्रक चक्कर प्रति सेकंड। ध्यान से समझो, जो आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी, उसका मात्रक होता है चक्कर प्रति सेकंड, और जो कोणीय चाल होती है उसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। ध्यान से समझो। अब देखो, यहाँ पर आवृत्ति क्या होती है? आवर्त काल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। यानी जो आवर्त काल होता है आपका समय,
उसका अपोजिट कर दो तो वही होती है हमारी आवृत्ति। अब समय का मात्रक होता है सेकंड, ध्यान से समझो, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, तो आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा प्रति सेकंड, सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड या चक्कर प्रति सेकंड। आई होप आप पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पर कोणीय चाल जो है, कोणीय चाल का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, ठीक। और आवृत्ति का मात्रक होता है चक्कर प्रति सेकंड, सेकंड इनवर्स भी होता है, प्रति सेकंड भी होता है। ये जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें लिख लीजिए। तो आवृत्ति के 3 मात्रक होते हैं, ठीक। एक और होता है हर्ट्ज, इसको लिखते हैं HZ से, ठीक। ये भी एक आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला लिखा है टेकोमीटर, क्या लिखा है टेकोमीटर से RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट से मापा जाता है, ठीक। तो ये आपका याद करने वाला पॉइंट है। जो टेकोमीटर होता है इससे क्या होता है, तो इससे रिवॉल्यूशन पर मिनट से मापा जाता है यानी RPM मापा जाता है, ठीक। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला पॉइंट समझो। अगला लिखा है कोणीय वेग सदिश राशि है, इसकी दिशा राइट हैंड थंब रूल से ज्ञात करते हैं। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी जो कोणीय वेग होता है वो कैसी राशि है, तो वो सदिश राशि है। और इसकी दिशा कहाँ से ज्ञात करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल। इसके पहले लेक्चर में भी एक जगह हमने बताया था आपको राइट हैंड थंब रूल यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यानी कोणीय वेग की दिशा अगर आपसे पूछी जाए किससे ज्ञात कर सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा राइट हैंड थंब रूल से। और कोणीय वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगला पॉइंट क्या है, बिना अभिकेंद्र बल के वृत्तीय गति संभव नहीं है। यानी यदि आपको वृत्तीय गति करना है तो उसके लिए हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, अभिकेंद्र बल की। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से किसके कारण वृत्तीय गति होती है, तो आपका आंसर होगा अभिकेंद्र बल। उसमें और भी 3 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको बल के ही रूप में। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि जो वृत्तीय गति होता है उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है अभिकेंद्र बल की। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला लिखा है अपकेंद्र या छद्म बल आभासी बल है। अब ये इसका गुण है, ध्यान से समझो। यानी जो अपकेंद्र बल होता है या छद्म बल, ये कैसा बल है, आभासी बल, जिसका परिमाण अभिकेंद्र बल के बराबर तथा दिशा विपरीत होती है। कहने का मतलब जो आपका अपकेंद्र बल या छद्म बल है उसका जो परिमाण होता है वो किसके बराबर होता है, अभिकेंद्र बल के। अभिकेंद्र बल के बराबर होता है परिमाण किसका, अपकेंद्र या छद्म बल का, लेकिन दिशा विपरीत होती है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला लिखा सड़क के मोड़ पर मुड़ती हुई कार की अधिकतम चाल जिससे कार वृत्तीय गति कर सके वो होता है v इक्वल, क्या लिखा है v इक्वल या v इज लेस देन आर इक्वल अंडर रूट म्यू आर जी। अब इसको समझो आप, v हो गया आपका वेग, अंदर लिखा है म्यू, म्यू होता है घर्षण गुणांक। ये जो म्यू लिखा है आपका ये क्या होता है, ये होता है घर्षण गुणांक, आर होती है वृत्तीय पथ की त्रिज्या और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। ये सब मान आपको याद होने चाहिए। म्यू का मान आपको एग्जाम में दिया जाएगा जब भी इससे न्यूमेरिकल आएगा, आर भी दिया जाएगा और जी को मान आपका याद करना, ये क्या होता है 9.8 या फिर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये कब रूल लगाओगे आप, फिर से समझ लो ध्यान से, कि सड़क के मोड़ पर मुड़ती हुई कार की अधिकतम चाल जिससे कार वृत्तीय गति कर सके, तो उसके लिए फार्मूला होता है v बराबर अंडर रूट म्यू आर जी या v इज लेस देन आर इक्वल अंडर रूट म्यू आर जी, ठीक। तो ये इसका हो गया फार्मूला। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला लिखा सड़क के मोड़ पर मुड़ती हुई कार में अंदर वाले पहिए पर दाब कम होता है। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि जब सड़क के मोड़ पर कोई कार मुड़ती है तो उसके किन पहियों पर दाब कम होता है। ऑप्शन दिया जाएगा अंदर वाले पहियों पर, फिर दिया जाएगा बाहर वाले पहियों पर, आगे वाले दोनों पहियों पर या पीछे वाले दोनों पहियों पर। तो ध्यान दो जरा, कार जो होती है जब आपकी वो मुड़ती है तो अंदर वाले पहिए, अंदर वाले पहिए का मतलब जिस तरफ आप मोड़ोगे, जैसे मान लो ये है आपका रोड, ठीक, और कार जो है आपकी इस दिशा में मुड़ रही है, तो इस साइड वाले जो 2 पहिए होंगे 2 इधर होंगे, ध्यान से समझो। यानी जब कार आप इस साइड में मोड़ोगे तो ये वाले हो जाएंगे अंदर वाले पहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये वाले पहियों पर दाब कम होता है। आई होप आप पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अगला लिखा है सड़क के मोड़ पर मुड़ते हुए समय साइकिल सवार अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए tan इनवर्स v स्क्वायर अपन आर जी कोण झुक जाता है। यानी जब भी हम लोग साइकिल या मोटरसाइकिल मोड़ते हैं, ध्यान से समझो, जो लोग साइकिल चलाते हैं या जो लोग साइकिल चलाए होंगे आप अच्छे से समझ रहे होंगे, जब हम साइकिल को मोड़ते हैं तो साइकिल अंदर की तरफ हल्की सी झुक जाती है। तो वो कितना कोण झुकती है, तो उसका फार्मूला होता है आपका tan थीटा इक्वल v स्क्वायर अपान आर जी। ये फार्मूला होता है थीटा बराबर, तो इससे निकल आएगा tan इनवर्स
v²/rg। ठीक, इसी से जब थीटा का मान निकालोगे, यानी जब भी हम साइकिल को मोड़ते हैं किसी भी मोड़ पर, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर एंगल की आवश्यकता होती है, और वो अभिकेंद्र बल से प्राप्त होता है। तो वो एंगल कितना होता है, tan थीटा इक्वल v²/rg। v होता है आपका वेग, जिस वाहन से आप साइकिल से चल रहे हो, r हो जाएगी त्रिज्या और g हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। आई होप आप ये भी पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अगला देखो क्या लिखा है, ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते कण का वेग √5rg तथा डोरी में तनाव 6 mg वृत्त के निम्नतम बिंदु पर अधिकतम होता है। ध्यान से समझो। अब देखो होता क्या है, कभी कभार हम लोग बचपन में एक गेम खेले होंगे, या हम लोग जो बचपन में शैतानी वगैरह करते हैं ना, जैसे एक धागे में आप एक कंकड़ बांध लो, ठीक, फिर उस धागे को एक जगह पकड़ कर और ऐसे ऐसे घुमाते हैं हम लोग, मतलब ऊपर ऐसे घुमाते हैं। समझ रहे हो ना बात को। आपने एक यहाँ पर मान लो कंकड़ बांधा और ये ऐसे करके और ऐसे वृत्तीय पथ में घुमाते हैं। तो जब हम लोग ऐसे वृत्तीय पथ में घुमाते हैं, तो कह रहा है उसके निम्नतम बिंदु पर, निम्नतम बिंदु का मतलब हो गया यहाँ पर नीचे, तो निम्नतम बिंदु पर जो वेग होता है उसका, ध्यान से समझो, निम्नतम बिंदु पर वेग उसका अधिकतम होता है, और वो कितना होता है 5rg। और यहाँ पर जो उसका तनाव होता है T, वो होता है 6 mg। इसको भी समझो आप। यानी जब हम किसी धागे में कंकड़ को बांधकर उसको ऊर्ध्वाधर तक घुमाते हैं, जिस हिसाब से ये चित्र बना हुआ है, तो इसमें जो निम्नतम बिंदु होता है, निम्नतम बिंदु पर उसका वेग अधिकतम होता है और उसका ये तनाव भी अधिकतम होता है। वो तनाव होता कितना है, तो उसका ये फार्मूला होता है T इक्वल 6 mg, और जो वेग होता है वो होता है √5rg। यानी आपसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीए, जहाँ जहाँ जनरल साइंस आती है, और फिजिक्स जहाँ ज्यादा पूछी जाती है, जैसे आपका एयरफोर्स, नेवी हो गया और एनडीए हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये क्वेश्चन, ये समझ लो। अब ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पूछा किस टाइप से जाएगा उसको भी समझो। आपसे कहेगा कि जब किसी वृत्तीय गति में या ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते कण का वेग अधिकतम कहाँ होता है, तब आप बताओगे निम्नतम बिंदु पर। कितना होता है, तो √5rg। फिर पूछेगा आपसे डोरी में तनाव कितना होता है, तो 6 mg। ये 6 mg कैसा तनाव होता है, तो ये अधिकतम तनाव होता है, और कहाँ पर होता है, निम्नतम बिंदु पर यानी नीचे। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे पूछेगा वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो आपका ऑप्शन में दे सकता है निम्नतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु पर, दोनों हो सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान क्या देना है कि जो निम्नतम बिंदु होता है, निम्नतम बिंदु पर उसका वेग भी अधिकतम होता है, तनाव भी अधिकतम होता है। क्लियर हुई बात कि नहीं। और कितना होता है उसके लिए ये आपके दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझो। अब ये जो अगला पॉइंट दिया गया, लिखा है ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते कण का वेग √rg तथा डोरी में तनाव शून्य वृत्त के उच्चतम बिंदु पर होता है। सेम वही पॉइंट है, उसी का अपोजिट कह सकते हैं। आप ध्यान से समझो। जैसे ये आपने कंकड़ बांधा, ऐसे करके ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ठीक, ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हो। तो अब उसने पूछा क्या है आपसे कि उच्चतम बिंदु पर, उच्चतम बिंदु का मतलब ऊपर, तो ऊपर जो तनाव है आपका वो हो जाता है शून्य। अब खुद समझो आप, जैसे हम इस हिसाब से एक धागे में कंकड़ बांध के ऐसे घुमा रहे हैं, और हम आपसे कहें यहाँ उच्चतम बिंदु पर आकर इसको रोक दो, तो ये नीचे की ओर गिर जाएगा। ऐसे कहने का मतलब उच्चतम बिंदु पर तनाव बिल्कुल भी नहीं लगता है, लेकिन जो उसका वेग होता है वो होता है v इक्वल √rg। आप लोग जो लोग नोट्स बना रहे हो, ये फार्मूले सब लिखते जाइए अच्छी तरह से, जैसे जैसे हम पॉइंट बता रहे हैं। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, कहेगा ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति करते कण का वेग तथा डोरी में तनाव वृत्त के उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम होता है। आपसे पूछेगा कि वृत्त के उच्चतम बिंदु पर उसका तनाव कैसा होता है, तो आप बताओगे निम्नतम। अगर पूछ दे कितना होता है, तो आप बता दोगे T इक्वल 0। क्लियर हुई बात कि नहीं। अगर आपसे पूछे कि जब वृत्तिगत करते हैं, हम ऊर्ध्वाधर वृत्तिगत करते हैं, तो उच्चतम बिंदु पर कण का वेग का फार्मूला क्या होता है, तो v बराबर आप बताओगे √rg। जबकि निम्नतम बिंदु पर क्या होता है, √5rg, जो कि हमने ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ा था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो चारों पॉइंट यहाँ पर एक साथ समझो। जब हम ऊर्ध्वाधर वृत्तिगत करते हैं, तो उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 और वेग √rg होता है, और निम्नतम बिंदु पर वेग अधिकतम होता है वो होता है √5rg, और तनाव भी अधिकतम होता है, वो होता है 6 mg। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो चारों पॉइंट एक साथ तैयार कर लीजिए। अगला क्या लिखा हुआ है, लिखा है अपकेंद्रित एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से दूध से क्रीम निकाला जाता है। अब देखो आपसे पूछा जाएगा जब दूध से क्रीम निकालते हैं तो ये कौन सी क्रिया होती है, तो ये अपकेंद्रीय क्रिया होती है या अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में एयरफोर्स और नेवी दोनों में आया था। ठीक, अब जिसको ट्रस्ट नहीं हो रहा, आप 2017 का पेपर
उठा कर देख लीजिए। अब देखो एयरफोर्स नेवी का पेपर आपको वैसे तो ऑफलाइन मिलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब पे सर्च करोगे 2017 का तो किसी ना किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा। यानी जो दूध से, ध्यान से समझो, अपकेंद्रित एक ऐसा यंत्र है, यानी अपकेंद्रीय बल के कारण, ये अपकेंद्रीय क्रिया होती है जिसकी सहायता से दूध से क्रीम निकाला जाता है। अगला पॉइंट समझो। अगला लिखा है एक समान व्यक्तिगत में। अब देखो जो एक समान व्यक्तिगत गति होती है उसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, एक साथ हमने लिख दिए हैं पूरे कितने, 5 पॉइंट, ठीक है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। लिखा है कण की चाल नियत होती है। अब देखो यहीं से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे कहेगा एक समान वृत्तीय गति में कण की चाल कैसी होती है, ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा, कण की चाल नियत होती है। अगला, दिशा बदलने के कारण वेग बदलता रहता है। अब ध्यान से समझो, चाल नियत रहती है लेकिन दिशा बदलने के कारण वेग बदलता रहता है। चाल और वेग में क्या अंतर होता है, चाल आपकी अदिश राशि होती है, वेग आपका सदिश राशि होती है, मात्रक दोनों के सेम होते हैं, कंफ्यूज ना होना। चाल में आपको दिशा नहीं दी जाएगी, केवल परिमाण मिलेगा, और वेग में आपको परिमाण तथा दिशा दोनों मिलेंगे, ठीक। तो कण की चाल नियत रहती है कब, जब एक समान वृत्तीय गति हो लेकिन दिशा बदलने के कारण उसका वेग बदलता रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला, कण की गतिज ऊर्जा नियत रहती है। अब देखो 2 पॉइंट आपको याद रखने, क्या क्या नियत रहता है, उसकी चाल नियत रहती है, गतिज ऊर्जा। फिर लिखा वृत्त के प्रत्येक एक बिंदु से, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर कार्य नहीं होता, यानी एक बिंदु से जब हम दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो उसमें कोई भी कार्य नहीं होता, अर्थात कार्य शून्य होता है। फिर लिखा कण पर एक त्वरण कार्य करता है, अभिकेंद्र त्वरण जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, ठीक। अब 5 पॉइंट एक साथ यहाँ पर तैयार कर लो कि एक समान वृत्तीय गति में कण की चाल नियत होती है, गतिज ऊर्जा नियत होती है, दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने पर कोई भी कार्य नहीं होता है, और कण पर एक त्वरण कार्य करता है, उस त्वरण का नाम है अभिकेंद्र त्वरण, और जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है, यानी केंद्र के अंदर की ओर। आई होप आप ये अच्छे से पॉइंट समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिए, तैयारी करते रहिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके एक नए कॉन्सेप्ट और नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।